हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम बीपीएससी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम पॉलिटी का सेक्शन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है पेपर सॉल्व करके अपलोड कर दिया है 2022 वाले एग्ज़ाम का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और 2023 के बीपीएससी का भी मैंने बहुत सारा सेक्शन सॉल्व करके डाल दिया है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं चैनल पे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? जो सेशन कंडक्ट कराता है लोकसभा, वो पूछ रहा है कितने सारे होते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है 4, 6, 5 या 3, तो या फिर ऑप्शन ई। तो राइट आंसर हो जाएगा ई, सॉरी डी। यानी कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं, जिसमें एक होता है आपका फरवरी मार्च वाला, जिसको हम बोलते हैं बजट सत्र। आप देखते होंगे 31 मार्च तक वो चीज़ें चलती हैं और उसके बाद नया बजट, नया मतलब स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं बजट सेशन। ठीक है, यानी इसके बीच में जितने भी सेशन लोकसभा में होंगे उनको हम बजट सेशन बोलेंगे। अगला होता है हमारा जुलाई से अगस्त में, इसको हम बोलते हैं मानसून सेशन। और तीसरा हमारा होता है नवंबर से दिसंबर में। जैसे इस वक्त हमारा कौन सा सेशन चल रहा है, तो शीतकालीन सेशन चल रहा है। ठीक है, तो नवंबर से लेकर दिसंबर में हमारा शीतकालीन सेशन चलता है। लोकसभा संसद का प्रथम और निम्न सदन है, आपको पता है, जिसमें डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करके डायरेक्ट चुनाव होता है, लोक प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। और इसके सदस्यों की संख्या जो है 552 निश्चित की गई है। ठीक है, जिसमें से लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। और ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मतलब जो भी इस वक्त रूलिंग पार्टी है, जो भी पार्टी है देश में, जैसे इस वक्त भाजपा है, तो वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रति कोई भी काम करेगी तो लोकसभा के प्रति क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। उसको उत्तर देना होगा लोकसभा के मंत्रियों द्वारा। जो भी क्वेश्चन किया जाएगा उसका उनके मंत्रियों को क्या करना होगा, आंसर देना होगा। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। जैसे जो लोकसभा और राज्यसभा होता है, राज्यसभा और लोकसभा, ये हमारा राज्यसभा होता है उच्च सदन, लोकसभा होता है निम्न सदन। इन दोनों का जब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है तो संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, बट उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, जिसको अंग्रेजी में हम स्पीकर बोलते हैं, वो अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा का बहुत यहाँ पे रोल होता है। और लोकसभा में एक्स्ट्रा मैं कुछ बता देती हूँ कि लोकसभा में जो निम्नतम आयु होती है इसकी सदस्य बनने की, वो होती है आपकी 25 साल। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ तक देख लिया। और 552 ये जो सदस्य होते हैं उसमें से आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों की पार्टिसिपेंट होती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो पहले तमाम जो मंत्रिमंडल में हमारे तमाम मंत्री थे, तो उसमें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीतलवाड़ जी। MC सीतलवाड़ जी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम मंत्री आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, चाहे वो प्रथम गृह मंत्री हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो सबको याद रहता है। बाकी और भी चीज़ों के, कानून मंत्री, पहली जज, पहली महिला जज, ये सब थोड़ा याद होना चाहिए। तो भारत सरकार के द्वारा 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले, देखिए हमारा भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 में, बट चीज़ें उस वक्त इतनी वो नहीं थी कि 1947 में ही सारे मंत्री जो है अनाउंस कर दी जाए, सारी चीज़ें हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाया था। तो 1955 में जाकर स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई। तो विधि आयोग की स्थापना भी स्वतंत्र भारत में जो है 1955 में हुई। तो ऑब्वियस सी बात है, भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष, सॉरी, जब विधि आयोग की स्थापना 1955 में हुई, तो ऑब्वियस सी बात है इसके मंत्री भी उसी वक्त बनेंगे। आगे बताता है कि भारत के 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान थे, जिनका कार्यकाल जो है 2018 तक था। और विधि आयोग एक क्या है, गैर संवैधानिक संगठन है। जैसे आप पॉलिटी में पढ़िएगा तो एक होता है संवैधानिक बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, तो ये क्या था, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। ठीक है, जो समय समय पर सरकार को कानूनी मामलों पर क्या करती थी, सलाह देती थी। एक एडवाइजरी बॉडी के रूप में थी। जैसे मान लीजिए सरकार को कोई मामला फंस गया है, तो उसमें विधि आयोग क्या करता था, उसमें अपना सलाह मशवरा दे सकता है, बता सकता है कि आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, इन चीज़ों को। तो एक तरह से एडवाइजरी कमेटी है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता होगी? तो इसका ऑप्शन बता रहा है ई होगा। देखिए, अनुच्छेद 172, 246, 356, अनुच्छेद 83। तो अगर हम एक राज्य एक चुनाव लागू कर देते हैं इंडिया में, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 में, 72 में और 356 में, तीनों में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। क्यों भाई? अनुच्छेद 83 कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक की तिथि से 5 साल का होना चाहिए। ठीक है, पूरे 5 साल का होना चाहिए। अनुच्छेद 172 बोलता है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से लेकर 5 साल का होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए इंडिया बोलता है कि चलो हम अभी जो है क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे और एक राज्य एक चुनाव होगा, सभी स्टेटों में इसी वक्त चुनाव हो जाना चाहिए। एंड जस्ट सपोज एमपी में या बिहार में ही जस्ट सपोज अभी जस्ट ही पिछले 2 साल पहले मान लीजिए बिहार में अगर हम यहाँ से 2023 में जाते हैं या 2022 में जाए, ये बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। 2022 में अगर हम जाते हैं और बिहार में अभी जस्ट सरकार बनी है 2022 में, तो हम अभी 2024 में चुनाव करवा देंगे तो यहाँ का विधानसभा तो भंग हो गया ना एक तरह से। हमने 2 ही साल में यहाँ की सरकार गिरा दी, जबकि होनी चाहिए कितने साल की, 5 साल की। और मान लीजिए एमपी में 1 साल पहले सरकार बनी हो तो यहाँ हमने 1 ही साल में सरकार गिरा दी, और होना चाहिए 5 साल का। तो इस तरह से ये वॉयलेट हो जा रहा है, ये इसका हनन हो जाएगा, तो इसमें भी हमको संशोधन करना पड़ेगा। अनुच्छेद 356 में भी हमको, जो कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है, इसके तहत भी ये काम होगा। ठीक है, 356 आपका आपातकालीन प्रावधान है। तो इसके तहत हम क्या करेंगे, इन तीनों में हमें 83, 172 और 356 तीनों में हमें संशोधन करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? मिजोरम, केरल, मेघालय या नागालैंड। ये हमारे तीनों तो आपके हो गए उत्तर पूर्वी राज्य हो गए, जो 7 सिस्टर वाले। केरल हमारा साउथ वाला हो गया। इसमें से क्या सही है? इसमें से हमारा ऑप्शन है ई, क्योंकि मिजोरम, मेघालय और नागालैंड, ठीक है, पंचायत व्यवस्था यहाँ पे नहीं लागू होती है। आपने 6 शेड्यूल पढ़ा होगा, ये 6ठी अनुसूची का विषय है। 6 शेड्यूल में आपका AM TM इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, सॉरी इस तरह से AM TM। 6 शेड्यूल स्पेशली असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं 4 राज्यों के लिए ही बना है। ठीक है, तो मतलब ये चारों राज्य 6 शेड्यूल में जो है इंक्लूड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पंचायत की व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होती है। यहाँ स्वायत्त जिला परिषद है, जो जनजातीय क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ के लोग की कल्चर और बहुत सारी चीज़ें अलग है, तो वहाँ के लोग ही उसको क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं वहाँ पे। जनजातीय क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन की भूमिका निभाती है कौन? यहाँ पे ऑटोनोमस आपकी जिला परिषद है। स्वायत्त जिला परिषदों को सुनवाई के लिए न्यायालय बनाने, भवन, भूमि, पशु, वाहन, सड़कें, घाट आदि पर कर या शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब ये जितना पंचायत का काम है वो सब ये लोग खुद ही कर लेते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में 10 स्वायत्त परिषदों का निर्माण कर दिया गया है और ये लोग अपना काम करते हैं, और ये 6 शेड्यूल में आता है। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका राइट आंसर है 2026 तक। प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों का मतलब कहाँ कितने सीट, कितने लोगों पर कितना सीट होगा, ये परिसीमन आयोग ही तय करता है। तो 2000 परिसीमन को वर्ष 2026 तक के लिए रोक दिया गया है। वर्ष 2001 में संसद द्वारा 84वां संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की राज्य विधान सभाओं की सीटें, एक बात मैं बताती हूँ आपको थोड़ा सा, अगर हम केंद्र देखें यहाँ पे सेंटर और यहाँ पे स्टेट देखें, तो यहाँ पे जो निम्न सदन होता है केंद्र में वो हमारा लोकसभा होता है, और जो हमारा स्टेट में होता है वो हमारा होता है क्या, विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सर्वे यही होता है एक तरह से, ठीक है, स्टेट में। और स्टेट्स में विधान परिषद बहुत कम ही जगह पे बना है, आई थिंक इस वक्त 7 जगह या 6 जगह पे है। तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है, सरकार बनाने में, सरकार गिराने में, इसको हमको ज़्यादा नोटिस करना होता है। तो 84वां संविधान संशोधन द्वारा ये बताया गया कि लोकसभा में और राज्य विधानसभा में सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी जी, मतलब जितनी अभी है उतनी ही रहेगी। और इसके तहत इस परिसीमन के तहत 552 लोकसभा की सीटें निर्धारित की गई हैं, जिसमें SC के लिए
84 सीट और एसटी के लिए 47 सीट क्या कर दी गई है, रिजर्व कर दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। एससी के लिए कितनी, 84 सीट 84, और एसटी के लिए कितनी, 47। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? मानवाधिकार का संरक्षक है, संविधान का अंतिम विवेचक है, सिविल न्यायालय है, संघीय न्यायालय है। तो देखिए इसमें तो पढ़ने से ही पता चलेगा कि इसका ऑप्शन ई होगा। एक से अधिक इसके आंसर हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारा संघीय न्यायालय है, केंद्र में बॉडी है एक, ठीक है, और न्याय में सबसे मतलब जुडिशरी में सबसे सर्वोत्तम बॉडी है, सबसे अपर बॉडी है, ठीक है, और संविधान का अंतिम विवेचक और मूल अधिकारों का रक्षक, ठीक है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हैं, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान 124 से 147 तक ये आता है सुप्रीम कोर्ट, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल इसमें 34 मतलब 34 जज है, ठीक है। सीजेआई को लेकर के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर के हमारे मतलब 33 अलग से जज है और एक हमारा सीजेआई है, तो टोटल में आके 34 जज है, ठीक है। इसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, अभिलेख न्यायालय, परामर्शी क्षेत्राधिकार आदि की शक्तियाँ प्राप्त। ये जब आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनका क्या मतलब है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसका मतलब है। रीट जारी कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। किसी भी अगर हम डीपीएसपी के या फिर फंडामेंटल राइट के बेसिक जो स्ट्रक्चर को वो करते हैं, वायलेट करते हैं, तो उनको ये रोक सकता है, उस लॉ को, उस कानून को बनने से ये रोक सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो इसमें से क्या आंसर सही हो जाएगा? वित्त समिति, सलाहकार आयोग, वित्त आयोग, या फिर ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। पंचायत की वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन है पंचायत की, ये पंचायत की बात हो रही है, उसकी समीक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? प्रत्येक 5 साल पे वित्त आयोग का गठन करती है। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल 5 साल पर एक राज्य वित्त आयोग की गठन करता है। देखिए ये केंद्र वित्त आयोग 280 में आता है। आर्टिकल 280 के तहत केंद्र क्या करता है? केंद्र में राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल के बाद जो है एक वित्त आयोग की गठन करता है, और अनुच्छेद 243 में राज्य में राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 साल पे एक वित्त आयोग की गठन करता है। मतलब एक केंद्र वित्त आयोग होता है, एक राज्य वित्त आयोग होता है, ठीक है। और ये जो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पंचायत और नगर पालिकाओं को फंडिंग वगैरह दी जाती है। हाँ, राज्य की संचित निधि से जो है पैसा या फिर जो भी हेल्प है वो दिया जाता है। तो यानी पंचायत और ये समितियों के लिए है आपका बात कौन करता है? एक तरह से राज्य सरकार से, तो वो हमारा वित्त आयोग ही करता है, उसीलिए वित्त आयोग को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? एम क्या है? मानव पूंजी का निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, समृद्ध जीवन, आर्थिक विकास, या फिर ऑप्शन ई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सामुदायिक विकास का उद्देश्य होता है मानव पूंजी का निर्माण। मानव पूंजी आप समझते हैं, ह्यूमन कैपिटल। मतलब अगर ह्यूमन को हम मतलब हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है, अगर हम उनको अच्छी शिक्षा दें, अच्छा ज्ञान दें, अच्छी टेक्नोलॉजी से नवाजें, तो वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे और एक ह्यूमन कैपिटल बन जाएंगे, ठीक है। अगर वो स्वस्थ हैं, अगर उनमें भूखमरी नहीं है, अगर उनमें नॉलेज है, तो ह्यूमन बिकम है कैपिटल, और वो देश को प्रोग्रेस की तरफ ले जाएगा। इसी को बोला जाता है मानव पूंजी। पर्यावरण संरक्षण करना, आर्थिक विकास, समृद्ध जीवन, ये सारी चीज़ें जो है इसका उद्देश्य है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल, इमोशनल, एजुकेशनल, स्पोर्ट में आपका हर तरह से मतलब हर एस्पेक्ट में उसको हम समग्र विकास की बात कहते हैं। ये उस उद्देश्य से शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। इसे पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और भारत सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना के रूप में इसको हम देखते हैं। किसको? सामुदायिक विकास परियोजना कार्यक्रम को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? मतलब जब वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था तो उसमें निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 788 सदस्य, जिसमें लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस्य थे। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान है, राज्यसभा
और भारत का उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब राज्यसभा का जो चेयरमैन है वही हमारा क्या है? वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है। भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, क्योंकि अमेरिका के संविधान में राष्ट्रपति इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट एज इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट वेरी पावरफुल पोस्ट, और इसी तरह से सेम हमारे वो अमेरिका में प्रेसिडेंट इज अ वेरी पावरफुल पोस्ट। सर्वे सर्वा वही है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? एक बार, दो बार, कितनी बार, या फिर एक बार? तो ये देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है, राष्ट्रपति कितने बार भी चुनाव जीत सकता है। मतलब वो अपने एक ही आदमी, जैसे सपोज प्रणब मुखर्जी थे, तो प्रणब मुखर्जी जितना बार चाहे राष्ट्रपति बन सकते थे। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही आपका कितनी भी बार। भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार चुनाव के लिए पात्र होता है और इस पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो राष्ट्रपति में ही निहित होती है और यह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। यह भारत का प्रथम नागरिक होता है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें वोट देने कौन जाता है? वोट देने के लिए जाता है कौन? तो उसमें राज्यसभा के, लोकसभा के और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। देखिए, दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक आपका होता है मनोनीत सदस्य, एक होता है निर्वाचित सदस्य। तो इनके में चुनाव में कौन जाता है? निर्वाचित सदस्य। आपको घुमा देगा, क्वेश्चन में लिखेगा निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य जाते हैं, तो आपको उसमें ध्यान रखना है, नहीं, मनोनीत सदस्य नहीं जाते हैं, वो निर्वाचन के टाइम, सॉरी, चुनाव के टाइम जो है निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य, मतलब चयनित सदस्य इनको बोला जाता है, वो जाते हैं। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। मतलब महाभियोग चला करके हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। वैसे राष्ट्रपति अपने पद से रिजाइन दे के भी हट सकता है। बाकी अगर उनको लोग हटाना चाहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हटाना चाहते हैं, उनको लगता है राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा काम किया है, वो दिवालिया है या फिर कुछ उसने गैर संवैधानिक काम किया है, तो महाभियोग का प्रोसेस चला करके क्या किया जा सकता है? उनको हटाया जा सकता है। तो यस, यहाँ पे हमने पूरा पॉलिटी का क्वेश्चन देख लिया है। आई होप एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। और मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी। प्लेलिस्ट बनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो मैं बना दूँगी जल्द ही, तो आप वहाँ से सारी की सारी वीडियो एक जगह पे देख सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।